हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि ईंधन क्या ईंधन और ऊर्जा के स्रोत क्या-क्या हैं और ईंधन का चुनाव कैसे करना है। उसी चीज को इस क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला ये देखना है कि हम हमें एक चीज जिस बात का ध्यान रखना है कि ईंधन का चयन हमारे किए जाने वाले कार्य पे भी निर्भर करता है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ईंधन का चयन क्या जिस ईंधन का चयन किया गया है, वह हमारे किए जाने वाले कार्य पे निर्भर करता है। तो बिल्कुल ऐसा है कि ईंधन का चयन हम जिस कार्य के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि हम सर्दियों में भोजन पकाने के लिए एक तरह का ईंधन यूज करेंगे और कमरे को गर्म करने के लिए दूसरा ईंधन यूज करेंगे। वाहन चलाने के लिए किसी एक तरह का ईंधन यूज करेंगे और खाना बनाने के लिए किसी दूसरे तरह का ईंधन करेंगे, किसी दूसरे तरह के ईंधन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। यानी कि जब उसका एकांक आयतन ले और जब उसका दहन करे तो हमें अधिक ऊष्मा मिले। या एकांक द्रव्यमान ले। एकांक द्रव्यमान जैसे कि कोयला है, लकड़ी है, चारकोल है। इस केस में एकांक द्रव्यमान लेंगे क्योंकि ये ठोस है। तो इसके लिए द्रव्यमान के संदर्भ में बात करेंगे और जब ये द्रव्य होगा तो आयतन के संदर्भ में बात करेंगे। तो एकांक आयतन में कोई भी कोई भी ईंधन कितना ज्यादा ऊष्मा निकालता है जब उसका दहन किया जाता है, या जब एकांक द्रव्यमान में कोई ईंधन कितना ज्यादा ऊष्मा देता है जब उसका दहन किया जाता है, उसका चयन करना जरूरी है। सरलता से सुलभ हो सके, ईंधन आसानी से मिल जाए, वो भी बहुत जरूरी है। अगर कोई ईंधन है जो कि बहुत ऊष्मा देता है दहन पे, लेकिन अगर वो सरलता से ना मिले तो भी दिक्कत है। तो हमें सरलता से भी मिल जाना चाहिए, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, यानी उसका रख रखाव आसान हो, और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी आसान हो। और सबसे जो जरूरी बात है कि वह सस्ता भी हो। तो अच्छे ईंधन में ये चार गुण होने चाहिए कि वो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक काम करे, सरलता से सुलभ हो, आसानी से मिल जाए, भंडारण मतलब उसका रख रखाव आसान हो ताकि कोई विस्फोट ना हो, परिवहन आसान हो, परिवहन भी आसान हो ताकि कोई नुकसान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसे आसान हो, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो सस्ता भी हो। अब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत मतलब वैसे स्रोत जो हम लोग पहले से और हमारी पीढ़ियों से या पहले की जो पीढ़ियां हैं जिनका उपयोग करते आ रही ऊर्जा के लिए, उनको पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ठीक है? अब इसमें जो सब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में क्या-क्या ऊर्जा के कौन-कौन से स्रोत हैं जो कि पारंपरिक स्रोत में आते हैं। तो लकड़ी लकड़ी पारंपरिक स्रोत है। कोयला कोयला पारंपरिक स्रोत है। प्राकृतिक गैस, ये भी एक पारंपरिक स्रोत है। ये सब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। इसमें सबसे पहला जो ईंधन होता है वो जीवाश्मी ईंधन। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में जो सबसे पहले जिसका अध्ययन करेंगे वो है जीवाश्मी ईंधन। तो
जीवाश्मी ईंधन क्या है? तो सैकड़ों लाखों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो पशु हो, वनस्पति, पशु, जो जो धरती के अंदर दब गए और धरती के अंदर अत्यधिक ताप और दाब के कारण वो ईंधन में बदल गया है। जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। मतलब जो भी जीव जो सैकड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जो धरती के अंदर दब गए और उसके बाद धरती के अंदर अत्यधिक ताप और दबाव के कारण अपने उसमें रूप परिवर्तन हुआ और वो ईंधन बन गए, जिसको कि हम लोग जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जीवाश्मी ईंधन में प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जीवाश्मी ईंधन के उदाहरण हैं। अब जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का सबसे सबसे बड़ा स्रोत है। आज के समय में हम लोग अपनी अधिकांश ऊर्जा की ज़रूरतों को जीवाश्मी ईंधन के माध्यम से पू पूरा करते हैं। लेकिन अब क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जीव जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि वृद्धि हो गई है। तो ऊर्जा की मांग बढ़ गई है। जीवन की गुणवत्ता मतलब जीवन स्तर में वृद्धि होना। तो जनसंख्या हमारी बढ़ गई है और जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। जैसे कि अभी सभी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पंखे चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए। पहले ये सब चीज़ों का अभाव होता था। पहले ये सब चीज़ों का प्रयोग कम होता था। लेकिन जैसे-जैसे सूचना और प्रसार बढ़ा है, इन सब चीज़ों का उपयोग भी बढ़ता गया है। तो अभी बल्ब चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज कूलर एक ही हुआ, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। तो अभी जनसंख्या में वृद्धि हुई है और जीवन स्तर, लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हुआ है। इसके कारण जो ऊर्जा है, ऊर्जा की जो जरूरत है वो ज्यादा होने लगी है। तो इसके कारण ऊर्जा की जो दर है, जिस दर से वृद्धि होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो जीवाश्मी ईंधन में जो जीवाश्मी ईंधन में भी जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जिससे हमें मिलता है वो है कोयला तथा पेट्रोलियम। तो हमें क्या याद रखना है कि जीवाश्मी ईंधन और मृत जानवर और जानवरों और वनस्पति का अवशेष जो हजारों लाखों साल पहले धरती के अंदर दब गए उच्च ताप और दाब के कारण वो ईंधन में बदल गए, जिसे जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जीवाश्मी ईंधन हमारे जीवाश्मी ईंधन वह क्षेत्र है जिससे हम अपनी अधिकांश ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं। अब क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई है और जीवन स्तर बढ़ गया है। इसके कारण जो जीवाश्मी ईंधन है उस पे उसका ज्यादा उपयोग हम लोग कर रहे हैं। अभी क्या है कि जीवाश्मी ईंधन का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और जीवाश्मी ईंधन में भी कोयला और पेट्रोलियम है, जिसपे हम लोग ज्यादा अपना जिससे अपना ऊर्जा का जरूरत ज्यादा पूरा कर पा रहे हैं। अब जीवाश्मी ईंधन में एक और चीज जो याद रखने वाली बात है कि जीवाश्मी ईंधन है अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत कहने का मतलब है कि एक बार यूज करने के बाद, एक बार इसका उपयोग करने के बाद उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वाहन में अगर हम एक बार डीजल डाल दिए और एक जगह से दूसरे जगह गए तो वो डीजल खत्म हो गया, अब उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसका नवीनीकरण यानी कि उसको फिर से उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और जीवाश्मी ईंधन है जो सीमित मात्रा में है। हमारे पर्यावरण में जीवाश्मी ईंधन सीमित मात्रा में है
और दूसरी बड़ी बात है कि जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय है, मतलब एक बार उपयोग करने के बाद यह नष्ट हो जाता है। तो इसका लिमिटेड लिमिटेड मतलब सीमित स्टॉक है, सीमित संसाधन है, जीवाश्मी ईंधन सीमित मात्रा में है और ये अनवीकरणीय है। इसके कारण जीवाश्मी ईंधन को बचाने की जरूरत है। इसके अलावा जीवाश्मी ईंधन अगर अगर हम लोग जीवाश्मी ईंधन का इसी प्रकार से उपयोग करते रहे और इसके विकल्प में कोई ऊर्जा का स्रोत जो कि नवीकरणीय हो अगर नहीं ढूंढेंगे तो कुछ दिन में हमारे पास जो भी जीवाश्मी ईंधन है वो खत्म हो जाएगा। आगे ये देखना है जीवाश्मी ईंधन के उपयोग की और हानियां भी है। जैसे कि कोई भी जीवाश्मी ईंधन का जब दहन होता है तो उससे जो निकलने वाली गैसेस है, जैसे कि गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि पर्यावरण को बहुत दूषित करती है, वायु प्रदूषण को फैलाती है। तो पहला ये याद रखना है कि अभी तक तो जीवाश्मी ईंधन क्या है, जीवाश्मी ईंधन के बारे में हम लोगों ने देखा। और जीवाश्मी ईंधन लिमिटेड है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवाश्मी ईंधन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि और उच्च जीवन स्तर के कारण जीवाश्मी ईंधन तेजी से खत्म हो रहा है। तो हमें दूसरे अल्टरनेट मतलब इसके विकल्प में और ये नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो इसके विकल्प में कोई और ऊर्जा का स्रोत हमें देखना होगा। लेकिन जीवाश्मी ईंधन का नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हम लोग कोयला तथा पेट्रोल जीवाश्मी ईंधन है। कोयला और पेट्रोल जीवाश्मी ईंधन का प्रकार है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोयला और पेट्रोल से वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा जीवाश्मी ईंधन के जलने पे कार्बन जीवाश्मी ईंधन के जलने पे कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं जो कि अम्लीय अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इनका जो गुण होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। और जो अम्लीय वर्षा होती है वो हमारे जल तथा मृदा मीन्स मिट्टी को के संसाधनों को प्रभावित करती है। इसके अलावा जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस हमारे वातावरण में ज्यादा होता है, जिसके कारण धरती का ताप बढ़ता जा रहा है। तो जीवा जीवाश्मी ईंधन का ये सब जीवाश्मी ईंधन ये के उपयोग की ये सब हानियां हैं कि पहला इससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा जीवाश्मी ईंधन के जलने पे जो ऑक्साइड्स निकलते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा संसाधनों को प्रभावित करती है, हमारे जलीय जीव को नष्ट करती है, वनस्पति को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होता है, जिससे धरती का ताप बढ़ता जा रहा धरती का तापमान वायुमंडल में जो धरती का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे कि पेड़ पौधे वनस्पति को नुकसान पहुंच रहा है। जीवाश्मी ईंधन को जलाने पे जो उत्पन्न होने वाले प्रदूषण है उसको कुछ हद तक हम लोग जो होने जीवाश्मी ईंधन के प्रयोग से होने वाले प्रदूषण को कुछ लिमिटेशन के साथ कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगर दहन अच्छे से किया जाए, दहन के दहन अगर दहन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा उतना ज्यादा कम प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा जो दहन से निकलने वाली हानिकारक गैस है उनको वातावरण में पलायन कम किया जाए, वातावरण में उसको जो निकाला जाता है वो कम किया जाए। जो भी जैसे चिमनी है, कोई भी फैक्ट्री है, उससे जो निकलने वाली गैस है इसका इसको इसको वातावरण में कम पलायन किया जाए। तो इन प्रक्रियाओं इन इन सब का उपयोग करेंगे
तो जीवाश्मी ईंधन से होने वाला प्रदूषण कम जाएगा।